नमस्कार। डब्ल्यू.एम. डेविस के विचारों के आलोचकों को दो श्रेणी में रखा जा सकता है। एक तो वो जो चक्रीय व्यवस्था को सिरे से नकारते हैं, वो ये कहते हैं ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरे वो जो इस बात को मानते हैं लेकिन अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं। दो तरीके के लोग, एक जो बिल्कुल मना करते हैं कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, और दूसरे वो जो ये कहते हैं कि हो सकता है लेकिन जैसे डब्ल्यू.एम. डेविस ने कहा वैसे नहीं, हम जैसे कह रहे हैं वैसे। तो इनमें जो बहुत मुखर थे और जिनका जिक्र करना आवश्यक है, उनमें वाल्थर पैंक थे। इनके नाम की स्पेलिंग में थोड़ा सा हो सकता है, WALTHER, वाल्थर पैंक, PENCK। ये बहुत अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये 30 अगस्त 1888 को इनका जन्म हुआ और ये 29 सितंबर 1923 में इनकी मृत्यु हो गई। तो 12 और 13 करीब 34 वर्ष की अल्प आयु में, 34 से कुछ ज़्यादा थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो थे, ये ऑस्ट्रियन थे, भूगोलवेता थे। जन्म वियना में हुआ था इनका, एज ए सन ऑफ जोग्राफर। इनके फादर भी जोग्राफर थे, अल्बर्ट पैंक करके उनका नाम था। ही वर्कड एज जोग्राफर इन अर्जेंटीना, जोग्राफर के रूप में इन्होंने अर्जेंटीना में काम किया। और एंड बेस्ट नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन जियोमॉर्फोलॉजी, और भू आकृति विज्ञान में इनके नाम को जाना जाता है, इनके कंट्रीब्यूशन, जो इन्होंने कार्य, शोध और जो चीज़ें इन्होंने उस विषय में की। हिज बुक, इनकी जो किताब थी, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स, इस नाम से इनकी किताब थी, वॉज पब्लिश्ड इन 1924 बाय हिज फादर। 1924 में इनके फादर ने उसको पब्लिश कराया, क्योंकि 1923 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु के पश्चात इनके जो पिताजी थे, उन्होंने इसको पब्लिश कराया, क्योंकि वो इंग्लिश भाषा में नहीं थी, उसका अनुवाद करवा के और फिर उन्होंने पब्लिश कराया। और जो इनका मेन काम था वो जर्मन लैंग्वेज में था, और जो बाद में अंग्रेजी में जिसका अनुवाद किया गया। और ये कहते हैं कि डेविस और जो पैंक थे, वो जियोमॉर्फोलॉजी को, भू आकृति विज्ञान को अलग आंखों से देखते थे। डेविस एंड पैंक सॉ जियोमॉर्फोलॉजी थ्रू डिफरेंट आइज, दो अलग आंखों से देखते थे। डेविस एक रूप में देखते थे, ये दूसरे रूप में देखते थे। तो जो डब्ल्यू.एम. डेविस थे, उनके आलोचक जो थे, और उनको दो श्रेणी में रखा जा सकता है, जो एक तो जो सिरे से नकारते हैं और दूसरा जो अलग ढंग से उसको प्रस्तुत करते हैं। तो पैंक महोदय जो थे, उन्होंने डेविस के जो साइकिल ऑफ इरोजन था, डेविस साइकिल ऑफ इरोजन अपन बोल सकते हैं उसको, उसके अंदर उत्थान और अपरदन, मतलब अपलिफ्टमेंट और इरोजन के आपस में क्या रिलेशन रहते हैं, कैसे अपलिफ्टमेंट होता है, किस तरीके से इरोजन होता है, और जो अवस्था मीन्स यंग, मैच्योर, और जो उन्होंने सोची थी कि बहुत आलोचना करते हुए बताया, उनका स्टेटमेंट जो था कि स्थल रूप उत्थान की अवस्था एवं दर, कि उत्थान कितनी तेज गति से हो रहा है और वो किस स्टेज में, उत्थान की अवस्था एवं दर, तथा निम्नीकरण के पारस्परिक संबंधों का प्रतिफल है। इसको मैं फिर दोहराता हूं। उन्होंने कहा कि स्थल रूप उत्थान की अवस्था एवं दर तथा निम्नीकरण के पारस्परिक संबंधों का प्रतिफल है, उससे होने वाली क्रिया है।
अर्थात कितना उत्थान हुआ और कितना कटाव, कितनी कोई चीज ऊपर उठी और उस पर अपर्दन और अपक्षय के कारकों द्वारा कितना उसका क्षय हुआ, कितना कटाव हुआ। पैंक ने डेविस की अवस्थाओं के स्थान पर भिन्न नामावलियों का प्रयोग किया जो समय की घोतक ना होकर उत्थान की गति की घोतक है। पैंक जो थे उन्होंने एक सुधार किया। डेविस ने युवा, प्रौढ़ और जीर्ण जो अवस्थाओं का जिक्र किया था, पैंक ने उनकी स्थान पर ऐसी नामावलियों का प्रयोग किया, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो समय को ना दर्शाते हुए अपलिफ्टमेंट किस स्टेज में है, किस तरीके से हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करें, उसको चुना। पैंक ने स्थल रूपों के विकास में ढाल का महत्व अत्यधिक बताया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्लोप को पैंक ने बहुत महत्व दिया और ये जरूरी भी था, जो कि डेविस ने उतना उसको नहीं दिया था, लेकिन पैंक ने दिया। और उन्होंने कहा कि अपर्दन, विभिन्न ढालों का विकास होता है अपर्दन से, और जो विभिन्न तरीके के स्थल रूपों का निर्माण करते हैं। वो ये बोले कि स्लोप कितना है, ये अपर्दन की गति को निर्धारित करता है और उससे किस तरीके के लैंडस्केप, किस तरीके की आकृतियां वहां बनेंगी, ये निर्धारित होता है स्लोप द्वारा। और विभिन्न तरीके की ढाल बनती हैं, तीव्र ढाल, सम ढाल, मतलब ढाल का तो एंगल जैसे मैंने आपको बताया 90 डिग्री है, ये कम 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 होता गया। तो वो ये कहते हैं कि अलग अलग जो ढाल हैं उन पे अलग अलग तरीके के स्थल रूपों का सर्जन होता है। पैंक महोदय उत्थान को समान एवं त्वरित गति से संपन्न हुआ ना मानकर विभिन्न दरों से संपादित हुआ मानते। पैंक कहते हैं कि भाई उत्थान जो है, डेविस ने जो कहा कि भाई त्वरित उत्थान की जो उसकी संकल्पना थी वो गलत थी। पैंक महोदय ये कहते हैं कि उत्थान जो है वो अलग अलग गति से संपन्न होता है, उसकी एक तरीके की दर नहीं रहती, मतलब एक तरीके से वो एक्सिलरेट नहीं करता, वो अलग अलग तरीके से करता है। और उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई स्थलखंड सागर तल से ऊपर उठता है उस पर अपर्दन कार्य प्रारंभ हो जाता है। ये उसने, पैंक महोदय ने, जो डेविस की गलती थी उसमें सुधार किया, क्योंकि डेविस ने ये कहा था कि जैसे ही कोई चीज़ जब तक पूरी नहीं उठ जाती तब तक उसका अपर्दन प्रारंभ नहीं होता। पैंक महोदय ने उसको अस्वीकार किया और इसमें सुधार करते हुए कहा कि जैसे ही कोई चीज़ आधार तल, मीन सी लेवल जिसको हम मानते हैं, जैसे ही उससे ऊपर उठना शुरू होगी उसका किसी न किसी रूप में नुकसान होना प्रारंभ हो जाएगा अपर्दन और अपक्षय के कारकों द्वारा। उत्थान समान दर से संपन्न न होकर प्रारंभ में तीव्र, बीच में समान तथा अंत में घटती दर से संपन्न होता है। उन तीन चीज गई। शुरू में उत्थान जो है समान दर से, बीच में तीव्र से और अंत में घटती दर से संपन्न होता है, पैंक ने कहा। पैंक महोदय स्थल खंड में उत्थान की दर के हिसाब से 3 अवस्थाओं की व्याख्या करते हैं। इन अवस्थाओं में, जो पैंक ने बताई, अपर्दन उत्थान का अंधाधुंध अनुसरण कर विभिन्न ढालों का सर्जन करता है। जैसे कि मैंने अभी पहले जिक्र किया कि पैंक जो थे उन्होंने स्लोप को महत्व दिया, जो कि डेविस ने नहीं दिया था। और वो कहता है कि जैसे कोई चीज उठी उसका अपर्दन होना प्रारंभ हो गया, और जो अपर्दन के कारक हैं वो विभिन्न अवस्था में अलग अलग ढंग की ढाल, स्लोप का विकास करते हैं अपर्दन की क्रिया द्वारा, जो विभिन्न स्थल खंडों के परिचायक होते हैं। और यहां उन्होंने 3 शब्दावलियों का प्रयोग किया: आप सती जिंडे इंटिक वक्लुम,
ग्लीक फार्मिंग और अब जिंडे। जो पहला है आफ्सती जिंडे इंटवग्लुंग, ये एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट है, उत्थान की। ग्लीक फार्मिंग यूनिफॉर्म, तब समान दर से चीज ऊपर उठ रही है। और आपसती जिंडे डिक्लाइनिंग, मतलब घटती हुई दर से कोई चीज ऊपर उठ रही है, मतलब ऊपर उठ रही है लेकिन उसकी पेस स्लो है। तो तीन तरीके की चीजें उन्होंने ये शब्दावलियां प्रयोग में लाए, आपसती जिंडे, ग्लीक फार्मिंग और आपसती जिंडे। ये जर्मन भाषा के शब्द हो सकते हैं जो कि उत्थान की दर को के घोतक है। पैंक महोदय चक्र के प्रारंभ के लिए समान संरचना वाले फैलते हुए गुंबद, जिसमें बड़ी या घटी हुई गति से उत्थान हो रहा हो, उसको लेते हैं। पैंक ने प्राइमारंभ, एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल करा, जैसे उधर उन्होंने चक्र के अंत के अंदर मोनोडोनाक शब्द इस्तेमाल किया था। पैंक ने प्राइमारंभ को उन्होंने एक्सप्लेन किया। प्रारंभिक समप्राय मैदान होता है, इसमें कोई महत्वपूर्ण उच्चावच नहीं होता। इसमें मतलब एक समतल मैदान है पैंक महोदय के अनुसार, और इसमें कोई ऊंची नीची चीजें, करीब करीब समप्राय होता है। दूसरा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया इंड्रप। चक्र का अंतिम रूप होता है पैंक महोदय के अनुसार। पैंक ने इन दोनों में अंतर करते हुए कहा, किसमें, प्राइमारंभ और इंड्रप में, के प्राइमारंभ में ढाल उत्तल तथा इंड्रप में ढाल अवतल होता है। उन्होंने ये डिफरेंस बताया कि भाई जहां से चक्र शुरू हो रहा है वहां उत्तल होता है ढाल, और जहां चक्र समाप्त होता है वहां अवतल होता है ढाल। प्राइमारंभ और इंड्रप, इन दो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। बाकी अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे।